क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज आपकी अंग्रेजी विषय की क्लास 9 आपकी पढ़ाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपका स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, सिचुएशनल अप्रोचेस और ओरल अप्रोचेस पढ़ाकर आपके इस चैप्टर का अंत किया जाएगा और आपका कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि हम इसमें आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए कि सर आपने क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा दिया है, डायरेक्ट मेथड पढ़ा दिया है, बाइलिंगुअल मेथड पढ़ा दिया है, डायरेक्ट डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी कवर करा दिया है, आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड भी कवर करा दिया है। ऑडियो लिंगुअल मेथड को ही ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं। ठीक, जो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं या फिर टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं उसको मैं उनको बता देता हूँ। ऑडियो लिंगुअल मेथड को ही हम ऑडियो वीडियो लिंगुअल भी मेथड भी कहते हैं। उसी में आप अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज कवर कर सकते हैं। लैंग्वेज मेथड ये भी करा दिया। आज आपका स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, सिचुएशनल अप्रोचेस और ओरल अप्रोचेस खत्म कराकर आपका ये चैप्टर किया जाएगा समाप्त। कल से चलेगा आपका न्यू चैप्टर। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी जो आपको जानना ज़रूरी है कि हम जो लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसको हम हिंदी में पढ़ा था हमने सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, वही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, कभी कोई एक नंबर में आपको पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको ये फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश कैसे सीखें ये मैंने आपको क्लास फर्स्ट में इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि आपको पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है। ये तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं। मेन है ये इसके लिए मैंने ये कंटेंट आपका ऐड किया था कि रिसेप्टिव स्किल्स कभी कभार पूछ लेता है और प्रोडक्टिव स्किल कभी कभार पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी होती है। हमारी लिसनिंग होती है और रीडिंग होती है। इन लिसनिंग और रीडिंग मतलब सुनना और पढ़ना, ये हमारी रिसेप्टिव है, हम इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये हमारी पैसिव स्किल्स के अंदर आती है। ठीक, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं हमारी स्पीकिंग मतलब बोलना और लिखना। ऐसे आप समझ सकते हैं। देखो, अगर हमें ज्ञान अर्जित करना है तो हम कैसे करेंगे? या तो हम किसी की बातों को, टीचर जो बोल रहा है उसको सुनेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो वो हमारी रिसेप्टिव स्किल होगी। रिसेप्टिव से आप कनेक्शन बैठा सकते हैं रिसीव से। रिसीव मतलब प्राप्त करना। ठीक, प्रोडक्टिव स्किल क्या है कि हम प्रोडक्ट क्या डिलीवर कर रहे हैं। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे या फिर जब भी आप टीचर बनेंगे तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? आप बच्चों को बोलकर बताएंगे और उनको लिखकर बताएंगे बोर्ड पर। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी होती है, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक, इनको एक्टिव स्किल कहा जाता है और एक्सप्रेसिव स्किल कहा जाता है। ठीक, एक्टिव स्किल क्यों कहा जाता है? इसमें आपका ब्रेन है, इमोशनली आप एक्टिव रहते हो और आपका जो मेंटली है आप उससे भी एक्टिव रहते हो, इसलिए आपको ये एक्टिव स्किल कहा जाता है। एक्सप्रेसिव इसलिए कहा जाता है, इसमें आपके चेहरे के एक्सप्रेशन वर्क करते हैं। जब आप बोलते हो तो आपके चेहरे के सभी मसल्स जो है वर्क करती हैं, इसलिए आपका एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कहा जाता है इसको। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक नंबर के लिए कभी कोई ऑप्शनल में पूछ लेता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए मैंने करा दिया। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक, आइए आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका अप्रोचेस को हम हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक, आप सभी को पता होगा अप्रोचेस, अगर हम किसी काम को करेंगे तो किसी अप्रोच से करेंगे उसको, समझ रहे हो? एक अप्रोच होगा। आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जितने भी लोग हैं, तो वो एक अप्रोच, एक प्लान बनाते होंगे कि हाँ इस हफ्ते मुझे ये चीज़ पढ़नी है। तो वो आपका एक नज़रिया है, दृष्टिकोण है उस काम को अचीव करने का। ठीक, फिर आपका स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, इंग्लिश के अंदर संरचनात्मक दृष्टिकोण, इसको संरचनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। आपका इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक आपको अप्रोच चाहिए होगी। किसी आप जब क्लास में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आपके पास एक अप्रोच तो होगी, एक अप्रोच होगी पढ़ाने के लिए, तो वही है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चर का मतलब संरचनात्मक, ढांचा बोल सकते हैं आप इसको, समझ रहे हो? जिन लोगों को देसी भाषा में समझना उनके लिए ढांचा हो सकता है ये। ठीक है, ढांचा, ये ढांचा की तरह मतलब आपको एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है क्लासरूम में जाने से पहले, जिसके थ्रू आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के अदर नाम कौन कौन से होते हैं? द ओरल और ओरल अप्रोचेस, ये AURAL जो है वो स्टैंड आउट करता है आपका कान के लिए। ठीक है, और ये ओरल जो है वो आपके मुख के लिए स्टैंड आउट करता है। स्टैंड आउट मतलब ये एक कान से आप सुनते हैं और दूसरा बोलने के लिए, इसलिए इसका नाम जो है द ओरल अप्रोचेस पढ़ा है। ठीक है, सेकंड नाम इसका ओरल लिंग्विस्टिक अप्रोचेस पढ़ा है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोकस,
ये मेथड या जो अप्रोच है ये किस चीज़ पर फोकस करता है? एक तो अंडरस्टैंडिंग पे, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उनको, तो अंडरस्टैंडिंग। दूसरा बोलने पर, वो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, रीडिंग पे करता है और राइटिंग पे करता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चरल अप्रोचेस इन 4 चीज़ों पर फोकस करता है। ठीक है, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं कि ये स्ट्रक्चरल अप्रोचेस होता क्या है। देखिए सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, the structural approach means the arrangement of word in a way to form a suitable pattern of sentence। क्या कह रहा है, मतलब आपको अपने स्ट्रक्चरल अप्रोच में वर्ड्स का इस तरह का अरेंजमेंट करना है जिससे एक जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका एक मतलब निकले। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे राम, यहाँ पे मैंने लिखा राम गोज दिल्ली। ठीक है, ये मैंने आपका लिखा राम गोज दिल्ली, तो इसका मतलब है राम दिल्ली जाता है। ठीक है, इसका हिंदी में आप मतलब करेंगे तो ये निकल गया है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, गोज दिल्ली राम, तो इसका कोई अर्थ बना नहीं बना। तो ये जो पैटर्न आपने अप्रोच बनाई है ये आपकी गलत है, और ये जो ऊपर वाली है ये आपकी सही है, यही कहना चाह रहा है वो। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स ही तो हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ वे फॉर्म अ सूटेबल पैटर्न, एक सूटेबल पैटर्न बना रहे हैं और एक अर्थ आपको मीनिंग दे रहे हैं। तो यही आपका इस स्ट्रक्चरल अप्रोच का कहने का मतलब है। द मास्टरी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज कंसिडर टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी। क्या कह रहा है, आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आना चाहिए, इस पर वो ज़्यादा जोर देता है ये मेथड, ना कि आपको वोकेबलरी को। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जित करना। ठीक है, जिसको इसका एक्विजिशन का मतलब नहीं समझ में आओ, अर्जित करना होता है इसका। ठीक है, अर्जित अर्जित करना। ठीक, वोकेबलरी का ज्ञान अर्जित करने से मतलब नहीं है, आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप अच्छे से बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आप इसका सही तरह से इस्तेमाल बिठा पा रहे हैं नहीं बिठा पा रहे हैं, ये आपका फोकस करता है। ठीक, क्या इसकी दूसरी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप ये डेफिनेशन भूल जाते हैं तो एक लाइन में ये भी लिख के आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर आर सेलेक्टेड केयरफुली एंड ग्रेडेड प्रॉपरली बिफोर टीचिंग देम। ठीक है, मतलब वही कहना चाह रहा है, आप एक स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो केयरफुली उसमें वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको ग्रेडेड करते हैं प्रॉपरली बिफोर टीचिंग देम, उनको पढ़ाने से पहले। ये आपका पूरा इस स्ट्रक्चरल अप्रोच का अर्थ हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया हुआ है कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ठीक, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया लेटर। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। अभी इसको ऐसा लिख दिया मैं, लेटर ही आ रोट, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस की सही नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सही है। ठीक है, अभी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया, डेफिनेशन से भी समझाया, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के कुछ तो फायदे होंगे, तभी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तभी हम इतना दिमाग मार रहे हैं ना इस पर। तो आइए पहला पढ़ते हैं, हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब आपकी आदत डलवाना। ठीक, स्टूडेंट डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश थ्रू इंटेंसिव ड्रिल। क्या इंटेंसिव ड्रिल का मतलब आपका हिंदी में होगा गहन अभ्यास। ठीक, हम क्या करते हैं, ये आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोचेस की हेल्प से जो बच्चों को बोलने की आदत डलवाते हैं, उनकी अभ्यास कराते हैं बोलने का। ठीक है, ये पहला एडवांटेज है इसका, हम बोलने का अभ्यास करा पा रहे हैं उनका। ओरल फोकस, हम बोलने पर उसका फोकस ज़्यादा करते हैं इस मेथड में। ठीक है, द अप्रोच इम्फेसाइज का मतलब जोर देती है ओरल एस्पेक्ट, ओरल के जितने भी स्पीकिंग मतलब बोलने वाले जितने भी एक्सपेक्ट्स हो गए, कि आपकी पिच बोलने की कम है कि स्लो है, वर्ड आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑफ लर्निंग एंड स्पीच, आप सीखने के और बोलने के। ठीक है, ओरल उस पर फोकस करता है। ठीक, स्टूडेंट एक्सप्रेशन, आपके स्टूडेंट के एक्सप्रेशन होते हैं वो अच्छे से पढ़ पाता है। स्टूडेंट हैव अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड फीलिंग, जब बच्चा बोलेगा तो वो अपनी उसको एक मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है मौका। ठीक है, ठीक, उनको मौका मिलता है टू एक्सप्रेस, मतलब अपने भावों को, अपने विचारों को अपने टीचर के सामने और अपने पीयर्स के सामने, पीयर्स मतलब आपके जो सहपाठी लोग हैं उनके सामने, उनको अच्छे से मतलब एक्सप्रेस कर पाता है अपने फीलिंग्स को। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट एक्सप्रेशन में आपका तीसरा एडवांटेज हो गया। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है
जहां पर टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव होते हैं, ठीक है, वही कहना चाह रहा है। द अप्रोच मेक्स बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिव विच इज साइकोलॉजिकली साउंड। साइकोलॉजिकली साउंड का मीनिंग जो है वो होता है मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी। समझ रहे हो? अगर आपको साइकोलॉजिकली साउंड अगर टर्म लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है आपको। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका मेंटली और इमोशनली दोनों, बच्चा और टीचर उस क्लास में अटेंटिव है। जब टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर भी अटेंटिव है उन बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चा भी इंटरेस्टेड है उसको मेंटली और इमोशनली समझने में, ठीक है। ये आपका चौथा आपका एडवांटेज हो गया। ग्रेडेड मटेरियल, ग्रेडेड मटेरियल क्या होता है? टेक्स्ट और स्पीच, जब आप बोलने के लिए बात कर रहे हैं और लिखने के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल विच इज डिजाइंड फॉर फॉरेन लैंग्वेज। ये ग्रेडेड मटेरियल मतलब जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो ग्रेडेड मटेरियल यूज करेंगे जो स्पेसिफिकली सिर्फ बच्चों के लैंग्वेज के लिए ही आया है। वो मटेरियल जो टेक्स्ट, जैसे आप टेप रिकॉर्डर आया है, ठीक है, टीवी आई हुई है, लैपटॉप आया हुआ है, कंप्यूटर आया हुआ है, तो वो स्पेसिफिकली मतलब ये स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के अंतर्गत जो आपने मटेरियल तैयार किया वो इसका एक एडवांटेज रहता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ग्रेडेड मटेरियल का मतलब? ठीक। छठा, वोकैबुलरी। इससे क्या होता है, जब बच्चा बोलेगा तो उसकी वोकैब तो इंप्रूव होगी, तो उसी के बारे में कह रहा है कि स्टूडेंट लर्न एन एसेंशियल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स। जो 3000 रूट वर्ड्स होते हैं उनको वो मतलब याद कर लेता है, उसके अंदर समा जाते हैं, बेसिकली ये होता है। 3000 वर्ड, रूट वर्ड्स कौन से होते हैं, मैंने अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बताया होगा कि जैसे ट्री हो गया, जैसे रिवर हो गई, जैसे फूड्स के नाम हो गए, फ्रूट्स के नाम हो गए, ठीक है, आपके रोजमर्रा की चीज़ें हो गई, है ना, कि पेंसिल हो गया, रबर हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया। ये इस तरह के 3000 जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, जिसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, वो उन वोकैबुलरी के अंदर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये आपके एडवांटेज क्लियर हो गए। आप हिंदी में भी अगर पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ लो, जिससे आपका डाउट जो है जरा सा भी अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या है? आदत निर्माण। छात्र गहन अभ्यास के माध्यम से अंग्रेजी बोलने की आदत विकसित करता है, ठीक, पहला क्लियर हो गया। मौखिक फोकस, यह दृष्टिकोण सीखने और भाषण के मौखिक पहलुओं पर जोर देता है, ठीक है। तीसरा, छात्र अभिव्यक्ति, मतलब छात्रों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं इसमें, ठीक है। सक्रिय शिक्षण, यह दृष्टिकोण शिक्षकों और छात्रों दोनों को सक्रिय बनाता है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा है। मनोवैज्ञानिक रूप से मतलब जो आपका मेंटली और इमोशनली मतलब हेल्दी होता है, ठीक है। श्रेणीबद्ध सामग्री, श्रेणीबद्ध सामग्री मतलब वो सामग्री जिसमें आपने एक पर्टिकुलर सामग्री डिजाइन करी हुई है सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, ठीक है, वो श्रेणीबद्ध सामग्री होती है। शब्दावली, शब्दावली क्या है? 3000 मूल शब्द, वही मैंने आपको बताया, पानी हो गया, खाना हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सभी मूल शब्द होते हैं। और इस तरह की चीज़ें मैंने आपको इससे प्रीवियसली बताई, ये सारे मूल शब्द होते हैं जिनको हम याद कर लेते हैं और उस लैंग्वेज को हम बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे ये एडवांटेज जो मैंने बताया, लाभ बताया, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप समझते हैं इसके डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के। पहला नुकसान क्या है? लिमिटेड टू लोअर क्लासेस। ये जो है निचली क्लासेस तक ही सीमित है। अपर क्लास आप 9, 10, 11, 12 को पढ़ाने जाएंगे तो वो बच्चा इस मेथड से नहीं पढ़ सकता। आपके सिर्फ क्लास 5th तक के बच्चे, 3rd तक के बच्चे ही इस मेथड का उपयोग करके सीख सकते हैं इंग्लिश। बाकी के हायर बच्चे जो हैं वो इस मेथड से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ट सूटेड फॉर लोअर क्लास एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लास। वही जो मैंने बताया वही कह रहा है। रिपीटेटिव, रिपीटेटिव का मतलब होता है बार बार कहना, बार बार किसी चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, ठीक है। जैसे हम सुबह पाली याद कर रहे हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा, 3rd में भी पढ़ेंगे, 4th में भी पढ़ेंगे, ये चलता ही रहेगा चारों सेमेस्टर में। तो ये रिपीटेटिव हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है? बोरियत होने लगती है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच कैन मेक लेसन रिपीटेटिव। लेसन को रिपीटेटिव बनाने का, एज इट इन्वॉल्व टीचिंग स्ट्रक्चर एंड रिपीटिंग देम मेनी टाइम, जिससे जो टीचिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी और रिपीटेटिव हो जाएगी, ठीक है। जिससे टीचर और जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी मतलब हेल्दी कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो बच्चा भी बोर होगा, टीचर भी मतलब ऊब जाएगा पढ़ाते हुए उस टॉपिक को, ठीक है। नेग्लेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। देखो आप जब बोलने की अभ्यास करा रहे हो बच्चों को तो भाई सिंपल सी बात है, आपका लिखने का और पढ़ने का वो तो अभ्यास छूट ही जाएगा ना। तो वही कह रहा है आपका, ये आपका डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो नेग्लेक्ट कर देता है रीडिंग और राइटिंग को, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच नेग्लेक्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है।
डिफिकल्ट टू फाइंड स्किल्ड टीचर। आप देखिए इस जब आप इस मेथड को पढ़ाएंगे तो आपको सिंपल सी बात है, एक स्किल्ड टीचर चाहिए, वही पढ़ा पाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोचेस को। यूपी बोर्ड का टीचर अगर पढ़ाने आ जाएगा तो नहीं पढ़ा पाएगा वो, क्योंकि वो स्किल नहीं है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप सीखना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टीचर्स को ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा डिमांड करते हैं और अच्छे मतलब शहरों में बिलोंग करते हैं। तो गांव क्षेत्र में आपके प्राइमरी स्कूलों में तो आप उनको इंग्लिश सिखा नहीं पाएंगे बेसिकली। ठीक है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड टीचर हु आर स्किल्ड इन स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। ठीक है, ओवर एम्फेसाइज ऑन एक्यूरेसी, ये क्या था, जरूरत से ज्यादा जोर देता है एक्यूरेसी पे। मतलब समझ रहे हो, अगर आपने रैट को एट बोल दिया तो दिक्कत है, आपने फ्लुएंसी को फ्लुएंसी बोल दिया तो दिक्कत है, दिल्ली को आपने दिल्ली बोल दिया तो दिक्कत है, आपने प्रयागराज को कुछ और बोल दिया तो दिक्कत है। समझ रहे हो, तो आप ये एक्यूरेसी पे फोकस ज्यादा करता है, ये ओवर एम्फेसाइज करता है, ज्यादा जोर देता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है स्ट्रक्चरल अप्रोचेस का। ठीक है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच कैन ओवर एम्फेसाइज accuracy in structure which can lead to less importance being placed on fluency, जिसकी वजह से जो बोलने का जो प्रभाव है उस पर हम कम असर या कम ध्यान दे पाते हैं। ये बेसिकली आपका पांचवा डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, छठे पे आ जाइए। डज नॉट यूज अ स्टूडेंट मदर टंग, आपकी मातृभाषा जो बच्चे की होती है कोई भी, चाहे वो तमिल का हो, गुजराती हो, हिंदी हो, वो उनकी मदर टंग का प्रयोग नहीं करता, डायरेक्ट लैंग्वेज में ही आप वो स्ट्रक्चरल अप्रोचेस से आप पढ़ाते हैं बच्चों को। ये आपका छठा आपका डिसएडवांटेज होगा। आप इसमें से 4 लिख के आ सकते हैं जो भी आपको इसमें से समझ में आए हो। मैंने तो 6 बिल्कुल सिंपल लिए हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चरल अप्रोचेस डज नॉट यूज अ स्टूडेंट नॉलेज ऑफ देयर मदर टंग टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, वही मैंने बताया, सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करता ये मेथड, जिसकी वजह से बच्चों को सीखने में डिफिकल्टी होती है। ठीक, ये आपके नुकसान हो गए। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइम बहुत लगता है, बट मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये हिंदी में लिखा हुआ है। अगर किसी को डाउट हो एक बार पढ़ लीजिएगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक में आगे बता सकते हैं या कमेंट में आगे बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिचुएशनल अप्रोच। आपने स्ट्रक्चरल अप्रोचेस पढ़ ली, अब पढ़ते हैं सिचुएशनल अप्रोचेस को हम परिस्थिति जन्य दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, परिस्थिति जन्य दृष्टिकोण क्या होता है? इन दिस अप्रोच लैंग्वेज इज टॉट इन अ रियल लाइफ सिचुएशन, या हम इसमें जो लैंग्वेज सिखाते हैं या फिर हम जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं वो हम रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन पर रख के बताते हैं। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में बेस्ड कैसे? अगर हमें मतलब एप्पल पढ़ाना है या फिर हमको अगर कुछ और चीज़ बुक के बारे में पढ़ाना है तो हम उसको लेके आएंगे और उसके बाद उसको दिखाएंगे क्लासरूम में, उसके बाद उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि देखो ये एप्पल होता है, एप्पल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, ये बुक होती है, इस बुक का नाम, ये हिंदी विषय की बुक है, इसमें हमारे इतने चैप्टर्स हैं, इतना सब डिवीजन है, इस तरह की चीज़ें हम बाद में एलेबोरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका फिजिकली फॉर्म में उसको लेके आएंगे। तो इसीलिए इसको रियल लाइफ सिचुएशन अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, टीचर क्रिएट्स अ रियल एंड मीनिंगफुल सिचुएशन, एकदम टीचर जो है वो रियल सिचुएशन और मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट कर देता है क्लासरूम के अंदर, टू टीच न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न को सिखाने के लिए और नए शब्दों को सिखाने के लिए। ठीक, वही हिंदी में लिखा हुआ है। इस दृष्टिकोण में भाषा को वास्तविक जीवन की स्थिति में सिखाया जाता है। ठीक, शिक्षक नए शब्द और वाक्य पैटर्न को सिखाने के लिए कक्षा में एक वास्तविक और सार्थक स्थिति बनाता है। ठीक है, आगे समझ में? उसके लिए अगर फिर भी नहीं आया तो मैंने ये एग्जांपल लिया, बहुत डिटेल में एग्जांपल लिया। देखो, इफ़ यू वांट टू टीच दिस इज अ बुक, अगर आपको सिखाना है कि यह एक बुक है तो उसके लिए क्या करेंगे? यू शुड एक्चुअली टेक अ बुक, आपको एक वास्तविक में पुस्तक लेनी पड़ेगी। टेक अ बुक एंड डिमॉन्स्ट्रेट, फिर उसके बाद में आपको डिमॉन्स्ट्रेट मतलब उसको अच्छे से बताना पड़ेगा। टू द पीपल्स मतलब विद्यार्थी। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे आपको पता होगा विद्यार्थी। ठीक, पीपल्स वर्ड यू आर टॉकिंग अबाउट, जो भी आप बता रहे हैं उसके बारे में। ठीक, एक रियल लाइफ एग्जांपल के लिए आप, मैंने जैसे बताया था, अगर आपको एप्पल पढ़ाना है, मैंगो पढ़ाना है, या फिर आपको किसी सब्जी के बारे में बताना है तो वो आप सब्जी जाके ले आएंगे मार्केट से और वो क्लास में लेके आएंगे और बताएंगे कि देखो ये आम होता है, ये सेब होता है, इसकी ये विशेषताएं होती हैं, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसकी वजह से हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं। दूध, जैसे दूध आपको पढ़ाना है तो दूध के लिए क्या कर सकते हैं आप? अपना एक घर से एक कांच का बोतल लेके आ सकते हैं, उसमें मिल्क ला सकते हैं, उनको बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। ठीक, अब टाइप ऑफ सिचुएशन की बात करें तो टाइप ऑफ सिचुएशन 2 टाइप की होती हैं, एक रियल सिचुएशन हो सकती है, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन हो सकती है। रियल सिचुएशन में जैसे आपका एप्पल है, आप खुद मार्केट से लेके आ सकते हो, पानी है बोतल में भर के दिखा सकते हो, पुस्तक है, इस तरह के 10 एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आर्टिफिशियल सिचुएशन जिन सिचुएशन को आपने बनाया है उनको आप चार्ट के माध्यम से शो कर सकते हो, मैप के माध्यम से शो कर सकते हो, मॉडल के माध्यम से शो कर सकते हो, पिक्चर्स के माध्यम से शो कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड के बारे में शो कर सकते हो। जैसे
आपको अगर शार्क के बारे में पढ़ाना है या ब्लू व्हेल के बारे में पढ़ाना है तो आप वो क्लास में तो लेके आ नहीं सकते ना, तो उसके लिए आप चार्ट का प्रयोग करोगे, मैप का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको पाकिस्तान के बारे में बताना है तो बच्चों को आप पाकिस्तान तो लेके नहीं जा सकते ना, तो इसलिए आप उनको मैप में बताएंगे कि ये हिस्सा जो है पहले इंडिया का पार्ट था, अभी जाके ये पाकिस्तान कहलाया है, तो आप उसको मैप के फॉर्म में बता सकते हैं। मॉडल की फॉर्म में आप किसी मतलब बुर्ज खलीफा का मॉडल लेके आ सकते हैं, उससे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हाँ देखो ये जो मॉडल है ये हमारी बुर्ज खलीफा है जो कि अबू धाबी में पड़ती है या दुबई में पड़ती है, ठीक है। आप इस तरह की आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक। आइए अब पढ़ते हैं इसका एडवांटेज, आपके इसके फायदे क्या क्या हैं सिचुएशनल अप्रोचेस के, ठीक है। सबसे पहला फायदा क्या है, इट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट। देखो सिंपल सी बात है, आप भी नोटिस करते होगे जब आपको आपके सामने कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेके आओगे तो आपका मन लगेगा ना उसको जानने में, क्यूरियोसिटी आएगी आपके अंदर, तो ये पहला एडवांटेज। दूसरा, एम्फेसाइज इज गिवन ऑन लर्निंग बाई प्ले, खेल कूद में सिखाने पर जोर देता है ये, ठीक है। ये आपका दूसरा एडवांटेज हो गया, ठीक। एक्शन चेन मेक द क्लासरूम एटमोसफेयर लाइवली, लाइवली का मतलब जिंदा दिल कर देता है आपका क्लासरूम, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं और एकदम एक्शन में आ जाते हैं, एकदम जो बच्चे सो रहे होते हैं वो भी अपनी सीट पे एकदम जाग जाते हैं, अरे सर क्या लेके आ गए हैं, क्या लेके आ गए हैं, इस तरह की चीजें करने लगते हैं। हम कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है, तो सब बच्चे एकदम बहुत उत्सुकता से, मतलब क्लासरूम के एटमॉस्फेयर एकदम जिंदा दिल हो जाता है, ठीक है। यही कहना चाह रहा है इसका तीसरा पॉइंट, ठीक। लॉट ऑफ मटेरियल एड आर यूज टू मेक द लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। बहुत सारे जो मटेरियल एड्स हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि आप चार्ट लेके आ रहे हैं, मैप लेके आ रहे हैं, मॉडल लेके आ रहे हैं, एप्पल लेके आ रहे हैं, वाटर लेके आ रहे हैं, बुक्स लेके आ रहे हैं, इस तरह के 10 चीज़ें आप जब क्लास में लेके आओगे तो उसकी वजह से बच्चों को इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं और उनकी जो लर्निंग है वो स्टेबल होगी उससे, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवें पाइए, लॉट ऑफ एग्जांपल कैन बी गिवन, हम कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं, ये इस की आपकी सिचुएशनल अप्रोच की विशेषता हो सकती है। एप्पल है, मैंगो है, लीची है, गुआवा है, 10 तरह के एग्जांपल हैं, हम जितने भी चाहे उतने दे सकते हैं, ठीक है। टीचर कैन मेक हिज इलस्ट्रेशन क्लियर बाय यूजिंग वेरियस मटेरियल और बाय पिक्चर्स। अब आपको ब्लू व्हेल के बारे में बताना है या फिर आपको मान लीजिए महासागरों के बारे में बताना है, तो आप एक मैप लेके आएंगे, वर्ल्ड मैप, उस मैप पे आप सर्किल करते हुए बताते जाएंगे। अगर आपको जैसे इंडिया का मैप समझाना है तो आप क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे ये ऐसे गएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये अपना ये ऐसे गया, इस टाइप का समथिंग लाइक मैप बनता है। ये आपका ये ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये गया, ये और ये ऐसे करके आपने ये बता दिया कि ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। ये यहाँ से कुछ समथिंग ऐसे लग जाता है, ठीक है। आप बता देंगे कि ये जो एरिया पड़ता है ये आपका यूपी का एरिया पड़ता है, ये हमारा साउथ एरिया कहलाता है, यहाँ पे हमारा 7 सिस्टर्स हैं, ये हमारा नेपाल है। ये इस तरह से आप उसमें मैप में डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं और बच्चों को अच्छे से बता सकते हो। ये आपका छठा पॉइंट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एडवांटेज सिचुएशन अप्रोचेस के क्लियर हो गए होंगे। हिंदी में दे रखा है, एक बार रीड आउट कर देता हूँ जिससे अगर फिर भी किसी बच्चे को रह गया हो तो अच्छे से पढ़ ले वो, ठीक। यह छात्रों में रुचि पैदा करता है, ठीक, खेल खेल में सीखने पर जोर देता है, क्रिया श्रृंखला कक्षा के वातावरण को जीवंत बनाती है, वही मैंने बताया, एकदम लाइवली बना लेती है। शिक्षण को स्थिर और रोचक बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये आपका चौथा एडवांटेज। पांचवा, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, ठीक। छठा, शिक्षक विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके या चित्र आदि के माध्यम से अपने चित्रों को स्पष्ट कर सकता है, अपने चित्रों को, ये आप यहाँ पे अपने चित्रों को स्पष्ट कर सकता है या फिर अपनी जो भी पढ़ा रहा है उस चीज को मतलब स्पष्ट कर सकता है, ठीक है। ये आपका आपके दृष्टिकोण मतलब परिस्थिति जन्य दृष्टिकोण के लाभ हो गए, ठीक है। अभी आप चलते हैं डिसएडवांटेज पे, इसके नुकसान क्या क्या है सिचुएशनल अप्रोचेस के। हमने एडवांटेज पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट इज सूटेबल ओनली फॉर लोअर क्लासेस। वही हमने जो इससे पहले स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के लिए पढ़ा था वही, ये लोअर क्लासेस के लिए तो सूटेबल है लेकिन हायर क्लासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सीनियर क्लासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस अप्रोच कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द सीनियर क्लासेस। टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा मतलब आप पुस्तक नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा सकते। वही मैंने बताया, जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल को पढ़ा रहे हो तो बुक से आप नहीं, रोट लर्निंग नहीं करा सकते आप उन्हें बच्चों को, ठीक है। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा, ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट बाय दिस अप्रोच। आप जब अप्रोच ले रहे हैं उसमें आपको एक सेंटेंस का पैटर्न बनाना पड़ेगा और उसी पैटर्न से आपको उन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मिल्क के बारे में, एप्पल के बारे में या फिर आपको किसी कंट्री के बारे में पढ़ाना है तो एक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी और सेलेक्टिव वर्ड्स का ही प्रयोग कर सकते हैं जिससे बच्चों को समझ में आए। कुछ आप डिफरेंट यूज़ नहीं कर सकते जिसकी वजह से ये नुकसान हो जाता है, इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। ट्रेन टीचर की जरूरत पड़ती है, वही जो स्ट्रक्चरल मतलब आपका अप्रोच में था वही, ट्रेन टीचर आर रिक्वायर्ड फॉर इट, ठीक है। कोई भी ऐसा कोई भी आगे नहीं पढ़ा सकता, ठीक। प्रोज, पोएट्री, रैपिड रीडर ईटीसी कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस
अप्रोच। प्रोज का मतलब होता है गद्य, पोइट्री का मतलब होता है पद्य, ठीक है। गद्य और पद्य और जो रैपिड रीडर होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, ठीक, ये सब नहीं पढ़ाया जा सकता इसके अंदर, ठीक है। ये बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि रीडिंग पे फोकस कर ही नहीं रहा है, ये तो ओरल पे कर रहा है, ओरल मतलब बोलने पे फोकस कर रहा है। तो इसलिए भाई ये गद्य और पद्य की पढ़ने पर और जल्दी जल्दी पढ़ने पर ये मतलब काम नहीं करता है। इस तरह की और भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ये जो आपका अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच, वर्क नहीं करता है, ठीक है। छठा डिसएडवांटेज क्या है? समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिलेट द स्टेटमेंट ऑफ द टीचर विद द क्रिएटेड सिचुएशन। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझाओगे कि जलियांवाला बाग 1919 में जब हुआ था तो अंग्रेजों ने भारत पर बहुत जुल्म ढाए थे, तो इस तरह की एक आप सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो वो उस आपके स्टेटमेंट से ना रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप वहीं आप एक मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करेंगे कि मतलब आप ऐसे ही उनके मोनूमेंट पे लेके जाएंगे, वहाँ पर लेके जाएंगे, तो तब वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हमारे मतलब जो सैनिक लोग थे, जो हमारे जवान लोग थे, उन्होंने शहादत दी अपने देश के लिए, तब जाके ये देश जो है आज़ाद हुआ, ठीक है। तो आप उनको वहाँ पे जलियांवाला बाग लेके जाएंगे, तब ऐसी सिचुएशन में डालेंगे उनको, तब उनको समझ में आएगा। बट आप जब पढ़ाएंगे उनको स्टेटमेंट, तो हो सकता है वो रिलेट ना कर पाए, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डिसएडवांटेज, एडवांटेज और जो सिचुएशनल है अप्रोच जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो आपको समझ में आ गया होगा। ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ना चाहते हो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, अगर फिर भी किसी को नहीं आओ तो मैं इसलिए लेके चलता हूँ कि आपका एक नंबर का भी छूटे नहीं, ठीक, और क्लास में आपको पूरा रिवीजन हो जाए, आपको कॉपी उठाने की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, ठीक है। यह केवल निचली कक्षाओं के लिए उपयुक्त है क्योंकि इस दृष्टिकोण को वरिष्ठ कक्षाओं पर लागू नहीं किया जा सकता, ठीक, पहला पॉइंट। इस पद्धति से पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा सकती, दूसरा पॉइंट। इस दृष्टिकोण द्वारा केवल अच्छी तरह से चयनित वाक्य पैटर्न ही सिखाया जा सकता है, ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया आपका। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, चौथा पॉइंट हो गया। इस दृष्टिकोण से गद्य, पद्य, तीव्रवाचक आदि नहीं सिखाए जा सकते, ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया, ठीक। कभी कभी शिक्षक के कथन को निर्मित स्थिति से जोड़ना कठिन हो जाता है, ठीक है। मैंने वही बताया आपको एग्जांपल जलियांवाला बाग का, इस तरह के दसियों एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है, जिससे बच्चे रिलेट नहीं कर सकते। कभी कोई आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप जैसे आपने अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दसियों चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ती होंगी जो आप उससे रिलेट नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो, उसको रट लेते हो। तो इसी तरह की चीज़ें बच्चों को फील होती होंगी जब आप पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो ये आपका नुकसान होता है, ठीक है। अब आपका आज का आखिरी टॉपिक ओरल अप्रोचेस, और इसी के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर एक बार मैं फिर से चैप्टर रिविजिट करके देख लूंगा, अगर आपका कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, नहीं तो आपकी नेक्स्ट वीडियो से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, ठीक। और अब आप आपसे कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियो जो है वो रेगुलर आए और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। ओरल अप्रोचेस, मौखिक दृष्टिकोण क्या है आपका, ठीक। The principle of this approach is that the easiest way to learn a language is to start orally। क्या, हिंदी में पढ़ लो एक बार। इस दृष्टिकोण का सिद्धांत यह है कि किसी भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका मौखिक रूप से शुरू करना है। मतलब किसी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो सबसे आसान तरीका सीखने का उसका ये है कि आप उसको बोलना शुरू करते हैं, मौखिक तरीके से उसको बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। द टीचर शुड प्रेजेंट ऑल न्यू मटेरियल ओरली विद द स्टूडेंट्स, ठीक। और वो जितना भी मटेरियल आप पढ़ा रहे हैं वो सारा ओरली प्रोवाइड करें, जितनी भी नई वोकैबुलरी प्रयोग कर रहे हैं वो सारी ओरली करें, जिससे क्या होगा, दे ओनली लिसन, जिससे सिर्फ वो सुनेंगे, एंड देन यूज इट इन इट्स स्पीच, जिससे वो अपनी बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग कर सकेंगे, ठीक। बिफोर रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने और लिखने से पहले, ठीक है। अब एक बार हिंदी में एक बार और पढ़ लेते हैं, इससे आपको डिटेल में समझ में आ जाए। शिक्षक को सभी नई सामग्री छात्रों के साथ मौखिक रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। वे केवल सुनते हैं और फिर पढ़ने से पहले भाषण में इसका प्रयोग करते हैं, सामग्री का लेखन, ठीक। समझ में आ गया, मतलब वो जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो पहले सुनेंगे, फिर सुनेंगे, वो बोलेंगे, फिर उसके बाद वो अप्लाई करेंगे लिखने और पढ़ने पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ओरल अप्रोच का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके मौखिक दृष्टिकोण के लाभ पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, द 4 स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर प्रेजेंटेड इन ऑर्डर, ठीक है। क्या कह रहा है, जो आपका क्रम होता है जिसमें सबसे पहले आप लिसनिंग आएगा आपका, फिर स्पीकिंग आएगा, फिर रीडिंग आएगा, फिर राइटिंग आएगा, वो क्रम में आप ये ऑर्डर से प्रेजेंट करता है आपका ओरल अप्रोच, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग आर मेड इंजॉयबल, ठीक है, खुशनुमा हो जाती है क्लास, ठीक।
इट हेल्प टू डेवलप लर्नर कॉम्पिटेंस इन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर इन L2। L2 का मतलब है आपका लैंग्वेज 2, ठीक है, लैंग्वेज 2 के बारे में बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद क्या करा, आप हिंदी में पढ़ लेते हैं, आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल प्रस्तुत किए गए हैं क्रम में, ठीक, इस मेथड के अंदर, ठीक, इस अप्रोच के अंदर, सॉरी। सेकंड क्या है, कक्षा शिक्षण और सीखने को मनोरंजक बनाया जाता है। क्या, कक्षा शिक्षण और सीखने को मनोरंजक बनाया जाता है मौखिक दृष्टिकोण के अंदर, ठीक। ये L2 मतलब वही भाषा 2, ठीक है, भाषा 2 के बारे में बात कर रहा है। भाषा 2 में संरचना के उपयोग में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, ठीक। ये आपका तीसरा आपका एडवांटेज हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज वेरी डिफिकल्ट। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब ऐसे एग्जाम आइडियाज होते हैं जो आपने रियल लाइफ में बच्चों को जर्नली नहीं दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ईश्वर आपने नहीं देखा है, आप उनको फील कर सकते हो। आत्मा आपने नहीं देखी है, आपने सोल नहीं देखी है, वो ये अमूर्त चीज़ें होती हैं, ये विचार होते हैं, आप उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बट आप उनको जब एक्सप्लेन करते होंगे, अध्यात्म को आप जब एक्सप्लेन करते होंगे तो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अमूर्त होता है, इसलिए इसको इनकी व्याख्या जो होती है वो कठिन हो जाती है, ठीक। इसलिए ये आपका डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। इट इज़ विजिबल, सॉरी, इट इज वाइबल ओनली इन द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल मतलब छोटे स्तर पर, ठीक। यह केवल प्रारंभिक स्तर पर ही व्यवहार्य है, मतलब व्यवहार मतलब ये छोटे स्तर पर ही कामयाब होती है, ठीक। द अप्रोच क्या है आपका, द अप्रोच हैज बीन फाउंड इन एडुकेट एंड इन इफेक्टिव, मतलब दृष्टिकोण अपर्याप्त और अप्रभावी पाया गया है इसमें, ठीक है। अप्रोच हैज बीन, जो अप्रोच होते हैं हैज बीन फाउंड इन एडुकेट, पर्याप्त नहीं है ये बेसिकली, और इनइफेक्टिव है, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से कारगर नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप बच्चों को खाली मुख से पढ़ाओगे, ना वो लिखना सीखेगा, ना वो पढ़ना सीखेगा, ना वो कुछ और करना सीखेगा, तो सिंपल सी बात है उसका सार्वभौमिक विकास नहीं हो पाएगा। ये आपका नुकसान होता है इसका, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ओरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच मैंने अच्छे से पढ़ाई। आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस जाइएगा, फिर से उसको प्ले करके दोबारा देखिएगा, और फिर अगर मुझे उम्मीद है दूसरी बार देखेंगे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आई है कि नहीं आए तो नीचे कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, या टेलीग्राम पे कमेंट छोड़िएगा, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करूँगा। अगेन मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ये बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में डीएलएड से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मिलती रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, ये आपकी व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जितनी भी मैंने ये चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, और मैं हो सकता है आपका टेस्ट लूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।